नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के साथ यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज, जिसे कुछ लोग रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं या फिर जिसे जमाबंदी के नाम से भी लोग जानते हैं। अब अक्सर देखा जाता है कि जब किसी का नाम इन रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में आ जाता है तो वह व्यक्ति खुद को संपत्ति का मालिक मानने लगता है। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा, मैंने तमाम सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट आपके साथ डिस्कस की है जहां पर साफ निर्धारित कर दिया कि इन रिवेन्यू रिकॉर्ड से, चाहे म्यूटेशन, दाखिल खारिज हो, जमाबंदी हो, किसी को संपत्ति का मालिक नहीं कहा जा सकता। पर उस स्थिति में क्या होगा जब कोर्ट के भीतर केस पेंडिंग पड़ा है और एक पार्टी बीच में अपना नाम इन रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़वा ले, या फिर उस सिचुएशन में क्या होगा जब एक पार्टी ने रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम चढ़वा लिया किंतु जिन दस्तावेजों का सहारा लेकर अपने आप को मालिक बताते हुए नाम चढ़वाया गया है वो रजिस्टर्ड ही नहीं थे। मान लेते हैं अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल था, कोई अनरजिस्टर्ड विल थी या कोई दूसरा कागज था। इसके अलावा उस स्थिति में क्या होगा जब कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा था और निचली अदालत ने किसी पार्टी के पक्ष में फैसला दे दिया और उस पार्टी ने जाकर रिवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वा लिया, पर वो केस अभी भी अपील में पेंडिंग पड़ा है, तो सारी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में म्यूटेशन कितना अहम रोल प्ले करता है, ये सारी की सारी चीज मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ आप लोगों को आज क्लियर करके देने वाला हूं। तो यकीन माने आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करके दिया जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए कि जो म्यूटेशन या रिवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं ये आखिरकार किस इस्तेमाल के लिए होते हैं, कितनी इनकी महत्वता हमारे कानून में दी गई है। देखिए, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स आप नाम से ही समझ सकते हैं, रिवेन्यू का मतलब होता है टैक्स, रिकॉर्ड का मतलब टैक्स से रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो हमारे सरकार की तरफ से मेंटेन किए जाते हैं। यह चीज काफी समय से चलती आ रही है, पहले भी राजा महाराजा के समय से या जब अंग्रेजों का शासन था, जो व्यक्ति जमीन का इस्तेमाल करता था उससे कर वसूला जाता था, जिसको टैक्स बोला जाता है। अब समय समय में जब इसके अंदर डेवलपमेंट किया गया तो एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाने लगा ताकि कोई लड़ाई झगड़ा उस संपत्ति से जुड़ा ना पैदा हो। तो जो भी व्यक्ति संपत्ति को इस्तेमाल करता था, उस पर खेती बाड़ी या कोई दूसरा कार्य करता था, उसका नाम उन रिकॉर्ड्स में चढ़वा दिया जाता था, जिसे हम बोलते हैं कि म्यूटेशन में नाम चढ़ गया या फिर जमाबंदी के अंदर हमारा नाम आ रहा है, जिसे अंतकाल रिवेन्यू रिकॉर्ड ही माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति का देहांत हो जाए या फिर किसी व्यक्ति का संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाए, मान लेते हैं संपत्ति बेच दी गई, उसका अधिकार खत्म हो गया, तो जब उसका नाम कट के किसी नए व्यक्ति का नाम चढ़ता है तो यही प्रोसेस हमारा दाखिल खारिज हो जाता है, यानी कि नए मालिक का नाम दाखिल किया गया और पुराने मालिक का नाम खारिज कर दिया गया। तो यही हमारे वो रिवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा है और किस से वहां पर टैक्स वसूला जाएगा। अब अभी तक मैंने जितनी भी बातें आपको बताई, कहीं भी मैंने ये नहीं लिखा, यही भी मैंने ये नहीं बताया कि इन रिवेन्यू रिकॉर्ड से एक व्यक्ति संपत्ति का मालिक बन जाता है। फिर भी दोस्तों, यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति इन रिकॉर्ड्स को सामने लेकर आता है और यह बोलता है कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूं, जबकि मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी जमीन से संबंधित कोई वाद विवाद कोर्ट में पैदा होगा तो आपको ओरिजिनल सोर्स दिखाना पड़ेगा कि वो संपत्ति पर आपका कैसे अधिकार होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने संपत्ति खरीदी है, सेल डीड दिखानी पड़ेगी, तोहफे में आपको मिली है, गिफ्ट डीड में लानी पड़ेगी, वसीयत आपको मिली है, विल वसीयत दिखानी पड़ेगी,
बंटवारे से आपको मिली है, पार्टीशन डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो जो ओरिजिनल सोर्स है जिसके थ्रू आपका नाम उन रिकॉर्ड्स में आया है, उसको दिखाने से ही आप संपत्ति के मालिक बनोगे। अब सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं, ताकि मैंने अभी तक जितनी भी बातें बताई आपको 110% सभी की सभी क्लियर हो जाए। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको अब केस टाइटल दिखाई देगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा पी किशोर कुमार वर्सेस विट्ठल के पटकर। इसका सिविल अपील नंबर है 7210 ऑफ 2011 और 20 नवंबर साल 2023 की हमारी जजमेंट है। अब इस जजमेंट को समझने के लिए आपको डिस्प्ले पर ध्यान देना होगा, क्योंकि डिस्प्ले पर मैं दिखाकर समझाता हूं कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण जजमेंट में क्या क्लियर किया था। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह बात दोहराई थी कि रिवेन्यू रिकॉर्ड मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं माने जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही हेल्ड किया था कि अगर रिवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन है, जिसे जमाबंदी वगैरह भी कहते हैं, इन चीजों को देखते हुए हम किसी को रियल टाइटल ओनर लैंड का घोषित नहीं कर सकते और इन चीजों से राइट टाइटल और इंटरेस्ट लैंड पर डिसाइड नहीं होगा। यानी कि दोस्तों, जो बातें मैंने आपको यहां पर बार बार बोली कि म्यूटेशन केवल कोलेटरल टैक्स पर्पस के लिए हो सकता है, पर इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर किसी को मालिक नहीं घोषित कराया जा सकता। नाउ कई बार दोस्तों यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति कुछ ऐसे अजीबोगरीब दस्तावेजों का इस्तेमाल करके खुद का नाम इन रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़वा लेता है। जैसे कि कई ऐसे दस्तावेज हैं जिनको कानूनी रूप से रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। अगर आप सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखें तो उसमें हर उस दस्तावेज के बारे में बताया गया है जिसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। और अगर आप उन दस्तावेजों को रजिस्टर्ड नहीं कराते तो इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 49 में डिस्क्राइब है कि उन दस्तावेजों को अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया तो बतौर एविडेंस के तौर पर उन दस्तावेजों को कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पर फिर भी लोग चालाकी दिखाते हुए, 2 नंबर इलीगल तरीका अपनाते हुए उन दस्तावेजों से जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जिनको कानून में रजिस्टर करवाना अनिवार्य था, वो रजिस्टर्ड नहीं हुए, फिर भी उन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अपना नाम म्यूटेशन में चढ़वा लेते हैं। अब इस संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, एक बार डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिए। मैं पहले केस टाइटल आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट की जजमेंट है राधीबेन एंड अदर्स वर्सेस सुल्तान वेश्ता दामर एंड अनदर, 16 मार्च साल 2007 की हमारी जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर देखिएगा AIR 2007 गुजरात 147। अब डिस्प्ले पर बड़ी ध्यान से समझिएगा, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर ही आप लोगों को समझाता हूं कि आखिरकार ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने यहां पर क्या कहा, क्योंकि डिस्प्ले पर दिखाकर समझाने से हर एक व्यक्ति को बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने बोला अगर एक ऐसा दस्तावेज है जिसको एविडेंस के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता तो ऐसी कंडीशन में उस दस्तावेज से किसी को भी टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। और अगर ऐसा वो दस्तावेज यहां पर रिवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़वा दिया जाता है तो उसकी कोई महत्वता नहीं है, क्योंकि रिवेन्यू रिकॉर्ड में अगर किसी का नाम चढ़ाया भी जा रहा है, देखिए साफ लिखा है एंट्री कैन बी मेड ओनली इफ सम लीगल डॉक्यूमेंट कन्वेज टाइटल इन फेवर ऑफ द परचेजर और पर्सन एस्पायरिंग फॉर द एंट्री इन हिज फेवर। यानी कि दोस्तों, अगर एक व्यक्ति रिवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में अगर वो ऐसा दस्तावेज वहां पर लेकर आ रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर सेल डीड या गिफ्ट डीड लेकर आ गया, अगर आप सेक्शन 17 देखें रजिस्ट्रेशन एक्ट का, तो ये दोनों दस्तावेज उन दस्तावेजों में गिने जाते हैं जिनको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। और अगर आपने इनको रजिस्टर नहीं करवाया और आप लेकर पहुंच गए रिवेन्यू ऑफिसर के सामने कि हमारा नाम म्यूटेशन में चढ़वा दो, हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा ली है, तो ये जजमेंट में साफ निर्धारित करा कि वो दस्तावेज तो आपके वैलिड ही नहीं है। अगर वो आपके दस्तावेज वैलिड नहीं है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में उन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अपना नाम नहीं चढ़वा सकते। यानी कि दोस्तों, कोई भी ऐसा दस्तावेज है अगर आपने सही तरीके से कानून का पालन करते हुए उनको नहीं बनाया तो उन दस्तावेजों से अब आपका रिवेन्यू रिकॉर्ड में भी नाम नहीं चढ़ेगा। देखिए कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हो। अब कई बार लोग मुझसे पर्सनली सलाह ले रहे होते हैं कि सर हमारा केस तो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, मालिकाना को लेकर विवाद है, बंटवारे को लेकर विवाद है, वसीयत को लेकर विवाद है, और इसी बीच सामने वाली पार्टी ने चालाकी से रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम चढ़वा लिया। हमने हमारी बात मान ली कि रिवेन्यू रिकॉर्ड से वो मालिक नहीं बनेंगे,
पर तब भी हमारे मन में तो घबराहट हो ही रही है ना। तो ऐसी कंडीशन में एक बड़ी जजमेंट आई थी। पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था इस जजमेंट का, डॉक्टर पी प्रंजलि वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका रिट पिटिशन नंबर है 1198 ऑफ 2022 और 28 सितंबर 2022 की हमारी जजमेंट है। यहां पर सेम वही चीज सामने आई, कोर्ट में विवाद पेंडिंग है। इसी बीच दूसरी पार्टी ने रिवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वा लिया, तो यहां पर रिट डाल दी गई ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सामने। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रिट पिटिशन की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई म्यूटेशन ऑर्डर म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से पास भी किया है तो वो यहां पर पोजेशन के बेस पर भले हो सकता है, पर टाइटल के बेस पर नहीं होगा अगर वो टाइटल ऑलरेडी कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा है। यानी कि दोस्तों, यहां पर प्रेजेंट केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि चलो कोर्ट में विवाद है, किसी का नाम म्यूटेशन में या रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़ा भी दिया गया, तो वो केवल इसी आधार पर चढ़ेगा कि वो व्यक्ति कब्जे में है, वो व्यक्ति संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे टैक्स तो लिया जाए, तो टैक्स लेने के लिए उसका नाम वहां पर चढ़ा दिया जाएगा। पर अगर कोई रिवेन्यू ऑफिसर उसका नाम चढ़ा रहा है केस के बीच में, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा या उसको कोई एडिशनल बेनिफिट उस केस में मिल जाएगा ना। यह बात आ गई अगर कोर्ट में केस पेंडिंग है। पर उस स्थिति में क्या होगा, अगर एक अदालत ने फैसला दे दिया और उस फैसले को आगे अपील कर दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में फैसले के आधार पर रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा, या फिर जब केस ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा है तो जब तक वहां पर पेंडिंग पड़े केस का निपटारा ना हो जाए तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें, यह भी चीज मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ ही क्लियर करता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा केस टाइटल है सतपाल सिंह एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है और ये जो जजमेंट पास की गई है 6 जुलाई साल 2022 को हमारी जजमेंट पास की गई। नाउ डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की जो हमारी बेंच थी, जस्टिस अरविंद सिंह सानवान, उन्होंने एक केस था राजेश कुमार वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर, साल 2009 का केस था, इसका रेफरेंस देते हुए कहा कि अगर म्यूटेशन कोर्ट केस की डिग्री के अकॉर्डिंगली हुई है और वहां पर भले अपील पेंडिंग है उस डिग्री के खिलाफ, तो रिवेन्यू अथॉरिटीज को हम बाउंड नहीं कर सकते कि उसको पहले कोर्ट के फैसले का वेट करना पड़ेगा, यानी कि जो फैसला अपील में ले जाया गया है उसका सालों साल वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही नाम चढ़ाना पड़ेगा। ऐसी हम डायरेक्शन रिवेन्यू रिकॉर्ड को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनको भी तो टैक्स कलेक्शन करना है और अगर केस ज्यादा लंबे समय तक चलेगा तो जब तक किसी का नाम अपडेट नहीं होगा तो टैक्स कलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर निचली कोर्ट कोई फैसला दे भी देती है, डिग्री भी पास कर देती है, तो उस डिग्री के अकॉर्डिंगली नाम चढ़ा दिया जाए और अगर फ्यूचर में अपील में जाकर उस पार्टी का फैसला बदल जाएगा तो उस फैसले के अकॉर्डिंगली वहां पर रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम बदल दिया जाएगा। यह चीज ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यहां पर क्लियर करी। अब मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक सलाह और दे दूं, अगर आपका कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है और आपको खतरा है कि अपोजिट पार्टी अपना नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड में ना बदलवा दे, तो आप ऑर्डर 39 रूल 12 सीपीसी के अंदर इंजंक्शन की कोर्ट से मांग करें और अगर आपके फेवर में इंजंक्शन ऑर्डर या स्टेटस क्यू आ जाए तो उसकी कॉपी अपने सब रजिस्ट्रार या रिवेन्यू कोर्ट में भेजें और वहां पर डायरेक्शन साफ दिलवा दें कि ऑलरेडी केस के अंदर स्टेटस क्यू या स्टे ऑर्डर मिल चुके हैं, तो आप किसी भी रिवेन्यू ऑर्डर का नाम ना अपडेट करें, किसी का नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड में ना चढ़ाएं जब तक कोर्ट अपनी डिग्री वहां पर ना पास कर दे। अगर आप ये छोटा सा स्टेप उठा लेते हैं तो आपको ऐसी कोई भी समस्या वहां पर नहीं फेस करनी पड़ेगी। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंदीदा टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आप कितने सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या क्या चीजें पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं, सारी चीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोजाना हर लेटेस्ट अपडेट से, हर कानून से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।